लो क्लास को। देखो, हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। तो इनके क्वेश्चंस को मतलब मैक्सिमम को मैंने खुद ही सिखाने की आप लोगों को कोशिश की है। तो ध्यान समझिएगा। अगर आप एक्सरसाइज 10.4 का सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि पहले आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और उसको एक और सर्कल इंटरसेक्ट करता है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले एक सेंटर लो, सी डी, एक सेंटर ले लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो सी डी, एक पॉइंट सी मार्क करो, एक पॉइंट डी मार्क करो, और सी पॉइंट से एक सर्कल अपने हिसाब से एक बड़ा सा सर्कल आप बना दो। मतलब कंपास से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपना आप अंदाजे से बनाओगे अभी। और डी पॉइंट को सर्कल लेकर एक और सर्कल आप बना दो आप, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल होगा और एक थोड़ा सा छोटा सर्कल होगा, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल होगा, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल होगा। है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल करो ना, बिल्कुल करो बेटा, आपकी प्रैक्टिस है। तो आपके पास आपने सेंटर लिया और सेंटर एक सी का और एक डी पॉइंट की एक लाइन को ड्रॉ करा, और फिर आपने सेंटर लेकर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और फिर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा 3 सेंटीमीटर रेडियस का, एक सर्कल बन गया। तो ये नहीं कि एग्जैक्ट 5 और 3, आप अंदाजे से सीडी को कितना भी लेकर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है थोड़ा सा छोटा सर्कल आप ड्रॉ कर लो, इतना कर सकते हो आप। अब देखो, अब ये सर्कल किसी जगह पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये सर्कल जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट का नाम आप ए रख दो और एक पॉइंट का नाम आप बी रख दो। तो ए बी आपने पॉइंट का नाम रख दिया। अब इसके बाद आप सी पॉइंट और डी लाइन तो आपने ड्रॉ की थी, आपने ए और बी भी ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास अपने आप ना ए को सी से ज्वाइन कर दो, ए को डी से ज्वाइन कर दो, तो आपके ट्राइंगल अपने आप बन जाएंगे, और इस पॉइंट का नाम आप एम रख दो। आप इतना आप कर सकते हो, है ना। तो ये एग्जाम के अंदर आपको एज इट इज करना है, तो आप इसका पॉइंट का नाम आप एम मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, आप इसको, टीचर आपसे बोलेगी कि आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखानी है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन उनके चक्कर में आप ना अपने मार्क्स फालतू के गंवा दोगे क्योंकि आप गलत कर दोगे आप उसको। तो मैं आपको इससे शॉर्टकट बताता हूँ जिसमें शायद टीचर आपके कुछ मार्क्स काटे और हो सकता है कुछ मार्क्स ना भी काटे, पर इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान हो जाएगा। आप इसके अंदर लिखो वी कैन प्रूव दैट कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, क्योंकि आपकी एक थ्योरम है ये, है ना। वी कैन प्रूव दैट, और ये लाइन में लिखना कंपलसरी रहता है। वी कैन प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग, ये जो वर्ड्स है ना एज इट इज लिखने होते हैं क्योंकि थ्योरम के वर्ड्स हैं। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड एट 90 डिग्री। ये वर्ड्स लिखने जरूरी हैं कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वर्ड्स लिखने कंपलसरी है, ठीक है। अब ये थ्योरम का, अब देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई थ्योरम का प्रूफ तो पूछा नहीं गया है कि आप इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाओ, तो आप इस थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, इतना आप लिख सकते हो 90 डिग्री पर। तो उसकी वजह से आपने लिख दिया कि ये जो आपके पास ए एम है और ये जो आपका बी एम है, तो ए एम इज इक्वल टू कितना है बी एम, और इज इक्वल टू कितना आपके पास ए बी का, ए बी अपॉन में 2 हो गया, तो ए एम अपॉन बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू कितना आपका ए बी अपॉन में 2 है। इतना आप लिख सकते हो आप। ये लिख दिया आपने कि भाई ए एम इज इक्वल टू कितना आपके पास में बी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन में कितना आपके पास में 2 है। अच्छा देखो, अब आपने बाकी चीज लिख दी कि आपको ए सी पता है, ए डी पता है। अब आप मेरे कहने से क्या करते हो कि ये जो आपके पास में सी डी है, देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया हुआ है, मतलब बुक में गिवन है कि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले ए एम इज इक्वल टू बी एम ए बी अपॉन 2 लिखा। आपको ए सी पता था 5 सेंटीमीटर, ए डी पता था 3 सेंटीमीटर, और आपको सी डी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना पता था 4 सेंटीमीटर। तो ये जो तीन चीजें आपको गिवन है आपने गिवन लिख दी। अब देखो यहाँ तक का कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कुछ करना पड़ा आपको, फिगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये लाइन आपको याद है क्योंकि थ्योरम है, एज इट इज लिखनी है। अब आपके पास में ये गिवन आपने लिख दिया, यहाँ तक टीचर अगर देखेगी तो टीचर को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। एक सेकंड रुको। नमस्ते सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर।
ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या हो गया, इतना पोर्शन हम लोग टीचर को देंगे तो टीचर हमें तक के कुछ तो मार्क्स देगी। इतने नंबर पक्के हो गए हमारे, अभी तो कुछ करा नहीं है हम लोगों ने। अब देखो, अब इसके अंदर में करना क्या है, अब इस करने पे आते हैं। तो करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने क्या करा कि ये जो हमारे पास में सीएम है, आप लिखोगे ये सीएम कितना आपके पास एक्स है, तो आप लिखो लेट सीएम इज इक्वल टू एक्स, लिख लो आप। फिर लिखो ए एम इज इक्वल टू वाई, आप सीएम को एक्स लिख लो, ए एम को वाई लिख लो। और तो डीएम कितना हो गया भाई, पूरा सी से लेकर डी तक आपका 4 है, तो डी से लेकर एम तक कितना हो गया, 4 माइनस एक्स हो गया। भाई अगर आप सी से लेकर डी तक जाते हो 4 है, और सी से लेकर एम तक कितना आपको एक्स मिल रहा है, तो बच्चे डी से लेकर एम कितना हो गया, 4 माइनस एक्स हो गया, तो आप डीएम को 4 माइनस एक्स लिख दो आप। डीएम 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 डीएम, तो डीएम कितना हो गया आपका, 4 माइनस एक्स हो गया। ठीक है जी। अब आपके पास में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने आप करोगे, मैं आपकी हेल्प करता हूं। आप लिखो ट्राइंगल ए एम सी, और इस ट्राइंगल ए एम सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ट्राइंगल ए एम सी में हाइपोटेनस कौन है, तो आप लिखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस कौन है, सी एम, सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए एम सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो देखो आपने यहाँ पे लिख दिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अब आपने ए सी की जगह पे क्या लिखा, 5, मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम, ए एम को क्या लेट किया था आपने, वाई, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर? ठीक है जी। अच्छा देखो, अब आप आ गए ट्राइंगल ए एम डी में, अब आपने लिखा ट्राइंगल ए एम डी, फिर पाइथागोरस लगा दीजिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्राइंगल ए एम डी में कौन है आपके पास, ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब आपका जैसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। वेरी गुड मैम। डीएम कितना है आपका, 4 माइनस एक्स, आगे करूंगा। डीएम कितना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एम कितना है, वाई का स्क्वायर है ना भाई। एम कितना था आपका, वाई का स्क्वायर। यस। तो आपने एम के लिए लिखा वाई का स्क्वायर, और डीएम के लिए लिखा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना आता है। यस सर। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा, पहले होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स कितना होगा, माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x। अब ऊपर देखो, ऊपर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या निकाला था, देखो आपने इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकाला था, 525 निकाला था। तो जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है उसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, 25। तो आपने कहा 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 8x। अब सॉल्व करके आप इसमें से x निकाल दो, आपका x निकलाएगा। बताओ x कितना निकला, 4 आ गया आपका x। अब x की वैल्यू 4 पता चल गई, तो आप y निकाल दो। आपको x की वैल्यू 4 पता चल गई, आप y निकाल दो। 5 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से y निकाल दो। क्या गया, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, आपने ऐसे y निकाल दिया, और y कितना निकला आपका, 3 सेंटीमीटर। अब y कितना, 3 निकला, तो आधा निकला y। अब आपको निकालना क्या था, वो पूरा निकालना था, पूरी ए बी निकालनी है, कॉड ए बी। तो ए बी कॉड कितनी होगी, ए एम अगर 3 है तो बी एम भी कितना था आपका, 3। तो ए बी कितना होगी, 3+3। तो आपने लिखा ए बी इज इक्वल टू 3+3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
अब एक बार आप ना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो 10.4 का। 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है सर्कल की ए बी एंड सी डी। Yes, sir. भाई टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी। तो देखो आप सबसे पहले आपको दो इक्वल कॉर्ड्स पता है सर्कल की ए बी और सी डी, दो कॉर्ड्स हैं आपके पास इक्वल। तो आप सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, कोई सा भी सर्कल बनाओ पहले आप। उस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड पहले ए बी ड्रॉ करो और एक कॉर्ड आप सी डी ड्रॉ करो जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती होंगी। ये सारे एक साथ पूरी फिगर मत बनाओ, पहले आप पूरा सर्कल बनाओ। उस सर्कल के अंदर पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो ए बी और एक लाइन ड्रॉ करो सी डी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो आप ए बी और सी डी। तो जब आप ए बी ड्रॉ करोगे और जब आप सी डी ड्रॉ करोगे तो कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसका नाम आप पी पॉइंट रखो। आप ओ को और पी पॉइंट को ज्वाइन कर दो। आप ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ एम और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप ओ एन। तो आपने ओ से एक परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ करा और आपने ओ से एक परपेंडिकुलर ओ एन ड्रॉ करा, कर सकते हो। तो आपने क्या Yes. लिखा ओ एम परपेंडिकुलर ओ एन परपेंडिकुलर, है ना। Yes, sir. अब आपसे कहते हैं कि आपको ये शो करना है कि ये पूरा पार्ट एपी और ये पूरा पार्ट डीपी इक्वल है और ये पार्ट जो बीपी है और ये जो पार्ट सीपी है वो इक्वल है। मतलब आपको शो करना है कि एपी और डीपी इक्वल है और बीपी और सीपी इक्वल है, ये आपको शो करना है। ठीक है जी, इतना आप लिख सकते हो। फिगर आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, टू शो आप बड़े आराम से लिख सकते हो, इसमें कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, इजी है। गुड। अब देखो अब हम इसके प्रूफ पर आएंगे। अब मैं आपको इसका प्रूफ सिखाता हूं जो कि बहुत आसान रहेगा आपके लिए। देखो ये ओ एम आपने खुद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये ओ एन भी आप ही ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। कॉर्ड्स इक्वल गिवन थी आपको। Yes. अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने आप इक्वल होते हैं। थ्योरम है Yes. आपकी इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट Distance फ्रॉम द from the center. सेंटर। तो आपने क्या लिख दिया, इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये स्टेटमेंट आप अपने आप लिख सकते हो, Yes, sir. लिख दो आप। सुनो ना, पहले इतना तो लिख दो आपकी ओ एम इज इक्वल टू ओ एन और रीजन लिख दो आप इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इतना आप लिख दो आप। ठीक है, Yes, sir. चलो जी। अब आपने लिख दिया इसके अंदर कि इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो आपके पास ओ एम इज इक्वल टू कितना, आपके पास ओ एन है। ठीक है, अब देखो समझो, हमारे पास में ये जो ट्राइंगल है ओ एम पी और ये जो ट्राइंगल है ओ एन पी, इसके अंदर आपने ओ एम को ओ एन के इक्वल लिख दिया है। एंगल एम और एंगल एन कैसे एंगल है, तो आपने एम इज इक्वल टू एन 90 डिग्री लिख दिया। ये फिगर में से देख के लिखा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। ये ओपी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आता है। तो आपने लिखा Yes. ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या आपके पास में कॉमन साइड। Congruent हो गया. अब कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग गई, क्यों लगी आरएचएस, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड इक्वल है। अगर 90 के सामने वाली साइड कॉमन या इक्वल नहीं होती तो आरएचएस नहीं लग सकती थी। आरएचएस तभी लगती है जब एक 90 और 90 के सामने वाली साइड इक्वल हो जाए। तो आपने लिखा फ्रॉम आरएचएस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ओएमपी और ट्राइंगल ओएनपी कॉन्ग्रेंट हो गए। Yes. तो आप लिख दो ट्राइंगल ओएमपी कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ओएनपी कॉन्ग्रेंट हो गए, इतना लिख सकते हो आप। कोई मुश्किल लगा, इससे क्या होगा कि आपका ये पीएम और पीएन इक्वल प्रूव हो गए। इतना सा पोर्शन बस आप कर दो, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, पर इतना तो समझ गया। अभी प्रूफ नहीं हुआ आपका, लेकिन ये क्वेश्चन में से देखकर ही इतना पार्ट आपने कर दिया, अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाया आपने। ये सारा का सारा पोर्शन आपने क्वेश्चन में से देख कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा देखो, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहां तक का पोर्शन हम लोगों ने कर दिया। अब हमारे पास में जो मेन दिमाग जो हमें लगाना है वो ये कि देखो ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन की शुरुआत होगी। देखो आप सबसे पहले लिखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब रीजन अब लिखना शुरू करो, जो प्रूव करना है ना आपको, जो बड़े सारे पोर्शंस। देखो ये क्वेश्चन आपके पास में अगर आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में 1 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा बिना कुछ करे, वो मैंने आपको लिखना सिखा दिया। आपने एक छोटा सा पार्ट करा,
कि आपका जो पीएम है और पीएन इक्वल हो गया। भाई आपने पीएम को पीएन के इक्वल प्रूव कर दिया फ्रॉम सीपीसीटी। बेटे आपका पीएम और पीएन इक्वल हो गया फ्रॉम यस सीपीसीटी। तो ये पोर्शन आपने अपने इतना सा पोर्शन आपने अपने आप कर दिया। ये जो पोर्शन आपने करा उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। 90 90 गिवन थे, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये साइड कॉमन थी और ओ एम और ओ एन इक्वल थे, एक थ्योरम से आपने लिख दिए। तो क्या लगे आपके इसमें आरएचएस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो पीएम इज इक्वल टू पीएन, एक नंबर आपने अपना पक्का कर लिया। अब बाकी के 2 नंबर चाहिए आपको, तो 2 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। और हो सकता है टीचर एक ही पार्ट सॉल्व करने के लिए दे दे, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब सॉल्व करने का तरीका सीखो, आप सिखाता हूं। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। वेरी गुड मैम। तो आपका ओ एम परपेंडिकुलर है, कॉर्ड कौन सी है, ए बी। तो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एम और बी एम। अच्छा इसी तरीके से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, कौन सी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, सीडी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो सीडी के 2 पार्ट कौन है, सी एन और डी एन। सुनो पहले सुनो। तो अब इतना आपको पता है कि ये कॉर्ड्स आपस में कैसी है, इक्वल है। तो कॉर्ड्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके आधे पोर्शन भी आपस में इक्वल होंगे। पहले आपने आधा आधे डिवाइड कर दिए। तो बस इस चीज यस को सर दिमाग में रखा। मैं लिखूंगा एज गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो ये लाइंस लिखनी यस बहुत सर जरूरी होती हैं। जब तक आप ये नहीं लिखोगे टीचर आपको नंबर नहीं देगी। घुमाकर मत लिखिएगा, ऐसे ही लिखो आप। आपने क्या यस लिखा, सर एज गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी। और बच्चों स्कूल की टीचर्स ने मेथड जरूर चेक करा लिया करो। आपने लिखा ओके ए सर बी इज इक्वल टू सी डी। फिर आपने क्या लिखा, ए बी का हाफ इज इक्वल टू सी डी का। भाई ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके आधे आधे भी बराबर होंगे। अब ए बी के आधे 2 पार्ट 2 पोर्शन है, ए एम और बी एम। तो आपने ए एम और बी एम इक्वल कर दिए, और सी डी के आधे 2 पोर्शन है, सी एन और डी एन। तो एक लाइन में चारों इक्वल कर दिया आपने। और रीजन क्या लिखा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहां तक की बात समझ में आ रही है? यहां तक यस मुश्किल सर है तो बताओ। ठीक है। अब यस देखो, सर अब आप मेरे को आओ और आप मेरे को बताओ कि आपको पहला पोर्शन क्या प्रूव करना था। ए पी इक्वल डी पी एपी इज इक्वल टू डीपी शो करना था। तो आप लिखो पहला पोर्शन लिख दो, क्योंकि टीचर में कुछ भी पूछ सकती है आपसे। तो आपने फर्स्ट लिखा टू शो एपी इज इक्वल टू डीपी। टू शो एपी इज इक्वल टू डीपी। अब एपी की जगह पर आप एपी तो एपी लिखा रहेगा आपका। मुझे बताओ एपी, सुनो ध्यान से, ध्यान समझो। आपको शो करना है कि एपी किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, ये शो करना है। अब आपने क्या करा, सिर्फ एपी लिखा। अब मुझे बताओ ये जो आपका एपी है, ये जो आपका एपी है बच्चों, ए से लेकर पी, अगर आप ए से लेकर पी तक जाओगे, अगर आप ए से लेकर पी तक जाओगे तो एपी के कितने पार्ट कर सकते हो, सर 2 पार्ट। ये 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, ए एम एएम प्लस और पीएम, है ना। तो आप एपी को क्या लिख सकते हो, एएम प्लस पीएम। तो आपने एपी की जगह पे क्या लिख दिया भाई, एपी इज इक्वल टू एएम प्लस पीएम लिख सकते हो। आपने लिखा एपी इज इक्वल टू एएम प्लस पीएम, लिख दो। अब बताओ आप एएम की जगह पे क्या लिख सकते हो, डीएन लिख सकते हो। ऊपर लिखा था आपने भाई, एएम की जगह आपने डीएन लिख दिया। और पीएम की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, पीएन। भाई पीएम की जगह क्या लिख सकते हो, पीएन। तो आपने पीएम की जगह पे क्या लिख दिया, आपने पीएन लिख दिया। तो एएम प्लस पीएन, तो एएम की जगह पे लिखा आपने डीएन और पीएम की जगह लिखा पीएन। अब डीएन प्लस पीएन कितना होगा, डीएन प्लस पीएन कितना होगा, डीपी। डीएन प्लस पीएन कितना हो गया, पूरा डीपी। तो एपी इज इक्वल टू डीपी, पहला पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, हाँ या ना। यस मुश्किल है। अब आपको बाकी का पोर्शन प्रूव करना था। बाकी का पोर्शन क्या था, बीपी इज इक्वल टू सीपी। आगे आपको क्या शो करना था, टू शो बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये आपको शो करना है। तो टू शो बीपी इज इक्वल टू सीपी। अब देखो ये जो बीपी है, अब बीपी क्या होगा, पूरा बीएम माइनस पीएम होगा। तो बीपी कितना होगा, बीएम माइनस पीएम। अब बताओ बीएम की जगह पर आप क्या लिख दोगे, सी एम देखो पूरा बीएम आपको लगना भी तो चाहिए किसके इक्वल है, अरे मत करते रहो आप। तो बीएम की जगह पर क्या लिख दोगे, आप डीपी लिख दोगे। भाई देखो आपका जैसा ये बीएम है वैसा आपको डीपी मिल रहा है ना। देख ये जो बीएम है, ध्यान समझ, हमारा बीपी इज इक्वल टू बीएम, बीपी इज इक्वल टू बीएम माइनस पीएम। अब ये जो बीएम है, ये बीएम, भाई इतना बड़ा पोर्शन कौन सा है, पूरा डीपी तो है बेवकूफ। तो ये तेरे को लग रहा है ये बीएम सीएन के इक्वल है, तेरे को लग रहा है ना। देखो नहीं वैसे तू सही भी है। तो हम ये लिखेंगे बीएम। अब हम देखो, अच्छा हाँ तू सही कह रहा है, सॉरी यार।
तो BM की जगह हम लिखेंगे CN, सही कह रहा है। तो BM की जगह हम लिखेंगे CN, क्योंकि है तो बराबर ही, देखो CN और DN ये रहा, देखना CN और DN बराबर है, इसलिए तू कह रहा है सही है। तो हमने क्या लिखा, BM माइनस में क्या लिखा हम लोगों ने PM, और BM की जगह पे हमने क्या लिख दिया CN, तो BM की जगह हमने लिख दिया CN, और PM की जगह पे क्या लिख दिया, PM की जगह PN लिख दिया, तो BP इज इक्वल टू प्रूव्ड हो गया। मुश्किल लगा भैया तक का? मुश्किल है, इजी है, गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहते हैं दो इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD। तो आप फिर से एक सर्कल ड्रॉ करिए, और उसके अंदर एक कॉर्ड आप पहले AB ड्रॉ कीजिए और एक कॉर्ड आप CD ड्रॉ कीजिए। इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, ड्रॉ कर लीजिए। किस जगह इंटरसेक्ट करेंगी ये, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, P पॉइंट मार्क कर दीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से O से परपेंडिकुलर OM, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हाँ मैं भी लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ है देखो। तो देखो आपने सबसे पहले क्या करा, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक कॉर्ड आपने ली AB और एक कॉर्ड आपने ली CD। AB और CD ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए OM और ON, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और O को P से ज्वाइन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में O को P से ज्वाइन कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ोगे तो आपसे कहते हैं कि दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर। आपको ये शो करना है कि ये इक्वल एंगल बनाएंगे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब एग्जामिनर ये कह रहा है आपसे कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो, यार एग्जामिनर ये कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो, इंटरसेक्ट करती हो, आपको ये शो करना है कि ये जो एंगल लेफ्ट में बनाएगी वो एंगल राइट में बनाएगी। ये एग्जामिनर चाहता है। लेफ्ट का एंगल OPM हो गया और राइट का एंगल कितना हो गया, OPN हो गया। तो आपने लिखा एंगल OPM और एंगल OPN के आपस में इक्वल है, ये आपको शो करना है। तो आपने लिखा एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, ये आपने शो करना है। शो पे आ जाए। यस चलो जी, अब देखो आपसे क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग खुद करना है क्वेश्चन, मैं नहीं हेल्प करूंगा, आप सुनो, आप अपने आप करोगे। सुनो, आपके पास OM क्या है, परपेंडिकुलर है। यस ON क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। OM किस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, OM किस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, AB पर। ON किस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, CD CD पर। और AB और CD कैसी कॉर्ड्स हैं, इक्वल इक्वल कॉर्ड्स। और इक्वल कॉर्ड सेंटर से कैसी होती हैं, इक्विडिस्टेंट। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो पहले OM इज इक्वल टू ON हो गया, OP इज इक्वल टू OP कॉमन हो गया, वेरी गुड। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, और ट्राइंगल OMP और ट्राइंगल ONP कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एंगल OPM और एंगल OPN इक्वल हो गए फ्रॉम CPCT। मुश्किल लगा तो बताओ, नहीं इजी है, यस वेरी गुड। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैम आप तो बहुत आगे चल रहे हो। मैम कोई नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा। ये 19 के बाद सिर्फ 24% ही भाग रहा है। चलो अपने आप भी देख सकते हो, जहाँ पे 19 लिखा है ना उस पे क्लिक करो। जैसे हाँ यार, नहीं लिख सकते यार, एडिटेबल नहीं है। चलो अच्छा कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। देखो इस बार आपसे एग्जामिनर कहता है कि सर्कल और बाहर एक और सर्कल, तो आपने एक सेंटर बनाना है।
आपने एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके बाहर आपने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। तो 2 सर्कल बनाओ, सबसे पहले आप बना लिए। अब एक कॉर्ड बनाओ जो आपके पास में बिल्कुल सीधी जाती हो, ए बी सी डी वाली एक कॉर्ड बना दो आप। एक लाइन पूरी ड्रॉ कर दो, ए बी सी डी, सीधी कॉर्ड ड्रॉ कर दो आप पूरी। एक बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने जो ए पे बी पे सी पे डी पे कट करेगी। ठीक है जी। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि शो दैट कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। सीधा क्वेश्चन है उसका, ए बी सी डी के इक्वल है, शो करो। सीधा आसान तरीका सिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन लिखो, फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी सी डी। फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी सी डी। फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी सी डी। ठीक है। यस सर। अच्छा देखो, अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको सीधी सी बात पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आपकी छोटी, हाँ तो छोटी कॉर्ड में बी एम सी एम के इक्वल हो गया और बड़ी कॉर्ड में ए एम डी एम के इक्वल हो गया। आपने इतना लिख दिया, छोटी कॉर्ड और बड़ी कॉर्ड का सीधा रूल लगाया आपने, और बड़े वाले में से छोटे वाले को आपने माइनस कर दिया क्योंकि बड़ा सर्कल था और छोटा सर्कल था। ठीक है। अब ए एम माइनस बी एम डी एम माइनस सी एम, बड़े में से आपने छोटे हो गए माइनस कर दिया बस। अब ए एम में से अगर आप बी एम को हटाओगे, तने इस क्वेश्चन में आपको पहले भी डाउट था, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। आपने कहा ए एम माइनस बी एम डी एम माइनस सी एम लिख दिया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, सी डी। क्योंकि ए एम में से बी एम को माइनस करोगे ए बी बचेगा, और डी एम में से सी एम को माइनस करोगे तो सी डी बचेगा। मुश्किल लगा? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये भैया क्वेश्चन नंबर 5 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपके पास सर्कल्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो है आपके पास में 6 एक्सरसाइज और एक ऑप्शनल है। ठीक है। अब 5 एक्सरसाइज है और एक ऑप्शनल है। ठीक है। तो 5 एक्सरसाइज और एक ऑप्शन है। अब आपके पास में जो 10.4 है सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज है, 10.5 है ये भी सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज आपकी एमसीक्यूज है, बाकी की एक्सरसाइज में आपको सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल का सेंटर ड्रॉ करना है, पूरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस से कट चुकी है हालांकि, लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज हमारी, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंस्ट्रक्शन से इजीली हो सकता है। तो मैं आपको ना कंस्ट्रक्शन का मेथड सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप इसे सीख लो, बड़ा आसान सा तरीका है। और आपकी टीचर ने आपको अगर कराई हो एक्सरसाइजेस कंस्ट्रक्शन की तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब आपके पास टीचर आपसे कहती है कि 3 फ्रेंड्स हैं, रश्मि, सलमा और मनदीप। रश्मि या रेशमा? रेशमा। रेशमा, सलमा और मनदीप, ये 3 सहेलियां हैं। ये 3 फ्रेंड्स किसी सर्कल के 3 पोर्शन पर ऐसे बैठी हैं कि आपके पास में इनके बीच का डिस्टेंस रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच का ये डिस्टेंस सेम है, कितना है, 6 है। आपको मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, मेथड है कैलकुलेट करने का, पर कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ। आसान तरीका क्या होगा, देखो ध्यान समझना। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से होना है, मुश्किल काम है। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से होना है, आसान काम है ना, मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया और वहां पर लिख लिया कि लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सबसे पहले लिखोगे लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर आपने मान लिया। तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है जी। अब आर से लेकर एस आपने कंपास में एक 6 सेंटीमीटर की आर्क भरनी है। तो फ्रॉम आर कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन एस। तो आर से एस पर सीधे एक आर्क लगा दो, कितना, 6 सेंटीमीटर की, लगा सकते हो। यस सर।
ठीक है जी। अब एस से लेकर एम पर आप एक आर्क लगा दो 6 सेंटीमीटर की, ये भी आप लगा सकते हो। तो आर से एस 6 सेंटीमीटर लाइन लगा सकते हो आप, और एस से एम ये भी 6 सेंटीमीटर आप लगा सकते हो। तो आपको आर एस भी मिल गया और आपको एस एम भी मिल गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब कुछ भी नहीं करना, स्केल को उठाओ, आर और एम पे रखो, डिस्टेंस मेजर कर लो, जो डिस्टेंस है वो आंसर आ गया। नहीं निकल सकता, पाइथागोरस तब लग सकती थी जब परपेंडिकुलर होता। हमें तो पता ही नहीं है, ये लाइन आपका सेंटर से पास ही नहीं होगी, तभी तो मैंने देखो आर का बनाया एम का बनाया है। ये लाइन जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, ये कहीं से भी जा सकती है, हमें पता ही नहीं है। तो हमने इसका आसान तरीका सिखाया ना आपको, आपने किसको ड्रॉ कर दिया, 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करा। क्या चीज भाई, देखो आपने कहा यूजिंग कंस्ट्रक्शन, स्केल एंड फाइन नहीं, यूजिंग कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन यूज किया, आपने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर का स्केल। अब देखो एक बात आओ, अगर आपको ताजमहल का मॉडल बनाना हो तो क्या आप इतने बड़े पत्थर दोबारा इकट्ठे करके लाओगे? भाई आपने कहा ताजमहल का मॉडल बनाना है तो आप इतने बड़े पत्थर थोड़ी इकट्ठे करके लाओगे, आप उसका छोटा मॉडल भी बना सकते हो, है रहेगा तो वो भी ताजमहल ही ना। तो बस एग्जैक्टली ऐसे ही आपने क्या करा, आपने एक ही छोटा मॉडल बनाया। कैसे बनाया आपने, 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर का स्केल मानते हुए। जैसे जैसे आपके पास में इसको 5 सेंटीमीटर बना दिया, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर, अगला डिस्टेंस जितने सेंटीमीटर का निकला उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब मिटा गया आपका। तो सर जब मैं लाइन के यूज स्केल एंड फाइंड, तो ये लिख दूं क्या फिर? हाँ 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 बिल्कुल। आप इसे यूजिंग मेजरमेंट्स, या यहाँ पे मतलब यूज स्केल एंड फाइंड, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप वहां पे मत कहना टीचर से किसी स्केल निकाल के खुद निकाल लो, है ना, आपको खुद निकाल कर दिखाना है, तो आपको बोल रहा हूँ ये मैं। आप यूज स्केल एंड फाइंड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मेजर आर एम, ऑन मेजरिंग आर एम इट इज इतने सेंटीमीटर, मतलब इतने मीटर हो गया आपका, बस सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को ये सोच के जाओगे कि भाई हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे कि यार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, क्या पता ना आए, लेकिन मैं आपको बताऊं टीचर को पता है कि आप क्या क्वेश्चन छोड़कर आए हो, तो टीचर वही क्वेश्चन देती है जो आप छोड़कर आए हो, है ना। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन के चांसेस ज्यादातर आने ही आने के होते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 को समझना, बड़ा आसान सा तरीका सिखाऊंगा आपके पास। भाई 3 दोस्त हैं आपके पास, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं, ए एस और डी, ठीक है जी। इक्वल डिस्टेंस वाली साइड्स इक्वेटर ट्रायंगल बनाती हैं। तो आप सबसे पहले एक इक्वेटर ट्रायंगल बना दो, पूरा एक सर्कल बनाओ, और सर्कल बनाने के बाद आप उसके अंदर एक इक्वेटर ट्रायंगल बना दो, ये मुश्किल काम नहीं लगेगा आपको। आपने सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद आपने एक इक्वेटर ट्रायंगल बना दिया, क्या यहाँ तक का मुश्किल है? सिर्फ ये 2 थे ना, तीसरा वाला इक्वल पर नहीं था ना। हाँ तीसरा वाला पता करना था, वो आइसोसेलेस बन रहा था, ये इक्विलेटरल है, तीनों बराबर डिस्टेंस पर बैठे। अब वो डिस्टेंस कितना है ये नहीं पता आपको, तो डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्स है, आपने लेट कर लिया, तो आपने एक इक्वेटर ट्रायंगल इसके अंदर ड्रॉ कर दिया, यहां तक क्या कर सकते हो आप। अब एक बात समझो, किसी भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल को सरकम सर्कल बोलते हैं। अगर साइडों से टच करके निकलता तो इन सर्कल कहलाता। अगर ये सर्कल अंदर की तरफ बना होता तो क्या बनता है, इन सर्कल। बाहर की तरफ बना हुआ है तो आउटर सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल। तो ये कौन सा सर्कल है आपके पास, जैसे क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो साइक्लिक बोलते हैं। हाँ तो ये कौन सा सर्कल है, सरकम सर्कल, किस ट्राइंगल का, इक्वेटर ट्राइंगल। तो इक्वेटर ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, तो उसकी रेडियस क्या कहलाएगी, सरकम रेडियस कहलाएगी। तो इस बात को याद रखना, सर्कल पासिंग फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज सरकम सर्कल। अब सरकम रेडियस का फॉर्मूला याद रख लो बस आप लोग, मैं सरकम रेडियस का फॉर्मूला याद रख लो। सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है 2/3 am। सरकम रेडियस कैपिटल आर, मतलब किसी भी सरकम रेडियस का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में होता है 2/3 am। For a circle passing from 3 vertices of equilateral triangle, it is circumcircle. For a circle जो पास होता है 3 वर्टिसेस से ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या कहलाएगा, सर्कमसर्कल, ठीक है। सरकम का होता है CIRCUM, सरकम, सर्कल,
सर्कम सर्कल, और उसकी जो रेडियस है वो कहलाएगी सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है आपके पास में इक्वेटर ट्राइंगल के केस में, हर ट्राइंगल के केस में नहीं है। इक्वेटर ट्राइंगल के केस में 2/3 टाइम्स AM। ठीक है, कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। हाँ, जो लिखा होगा वही, जो भी परपेंडिकुलर साइड हो डिस्टेंस होगा ना वो होगा आपका 2/3 टाइम्स AM। और AM क्या होता है, अब AM निकालने का फॉर्मूला है, अगर कभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो इक्वेटर ट्राइंगल के केस में, तो इसका फॉर्मूला कितना, √3x/2, √3x/2। x क्या होता है, साइड, x क्या आपके पास, किसी ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, R इज इक्वल टू 2/3 AM, और AM की जगह √3x/2। बस ये दो चीजें आपको ना पता होनी चाहिए। R कितना हो गया, 2/3। अब याद कैसे रहेगा कि 2/3 होता है, तो देखो मैं समझाता हूँ। ये जो सेंटर है, इस सेंटर से नीचे का पोर्शन अगर बने तो ऊपर का पोर्शन कितना होगा, 2 होगा। मैं ये नहीं कह रहा इस 20 की वजह से नहीं कह रहा मैं आपसे, इस 20 की वजह से नहीं, हमेशा के लिए है कि ये जो सेंटर से नीचे का पोर्शन OM कितना होगा, 1, तो ये OA कितना होगा आपके पास में, 2 होगा। तो पूरा AM कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपकी जो रेडियस है O से लेकर A तक है ना, तो वो 3 में से कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो ये AM क्या है आपके पास, AM का पूरा ये जो AM है, पूरे उस AM का 3 में से 2 पार्ट है। अब मेरे बच्चों यही चीज अगर आपके इसमें इन सर्कल होता तो वो 3 में से कितने पार्ट होता भाई, इन सर्कल जो होता वो M को टच करता, ऐसे अंदर की तरफ जाता और ऐसे गोल घूम जाता। देखो ऐसे करके घूमता वो, सुनो, वो ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे करके ऐसे घूम जाता। और उस केस में इसकी रेडियस जो होती है छोटी रेडियस होती है, इन रेडियस। अब इन रेडियस कितने पार्ट होता, एक पार्ट होता। वेरी गुड, तू ठीक कह रहा है। तो ये 3/2 ना होकर क्या बन जाता, अगर मैं इन रेडियस निकालता तो मेरा क्या बन जाता, 3 में से एक पार्ट 1/3 किसका बन जाता आपके पास, AM का बन जाता। तो मेरा इन रेडियस 1/3 AM बनता, मेरी आउटर रेडियस कितनी है, 2/3 AM बन रही है। ठीक है जी। और AM क्या होता है, AM आपका परपेंडिकुलर है, उसका फॉर्मूला आपने ये लिख दिया है भाई, AM का फॉर्मूला तो आपने ये लिख दिया है, √3x/2। याद रहेगा आप लोगों को। यस सर। पक्का क्लियर है ना। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। रेडियस आपको 20 मीटर बता दी, आपके पास x निकल कर आ जाएगा 20 × 3/√3 मतलब 6। तो देखो 60/√3 निकला। अब आप रूट को रेशनलाइज करना जानते हो, तो आपने √3 से मल्टीप्लाई भी करा, √3 से डिवाइड भी करा, और नीचे वाला पोर्शन 3 बन जाएगा, 3 से 60 कट जाएगा, 20√3। यहाँ तक कोई डाउट, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अरे क्यों डालेंगे, हम इतने बड़े पागल थोड़ी हैं। जिस चीज के नंबर नहीं मिल रहे उसके पैसे के, जिस चीज के नंबर नहीं मिल रहे उसकी वैल्यू डाल के फायदा क्या है, कंफ्यूजन। सुनो, अब आपको यहाँ तक का कोई डाउट नहीं है, तो आप लोगों को 6 क्वेश्चन ये और सर्कल्स की 5 थ्योरम, ये 11 क्वेश्चन तो रट्टा मार के जाओ भाई। 100% आपके इसमें सर्कल में आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और कल आप टेस्ट दोगे। 6 थ्योरम है, तो 6 थ्योरम 6 क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। 6 और 6 12, तो आपके पास में 12 चीजें आप रट्टा मार के जाओ, आप बड़े आराम से बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग 10.5 को डिस्कस करके चलेंगे, और उम्मीद करके चलेंगे उसके अंदर भी हम अपना पूरा स्कोर लेकर आ सकते हो। आप अगर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आप इसका अगला लेक्चर देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।